हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरओ भाग 1 का चैप्टर 5 गलता लोहा का सारांश। गलता लोहा पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी और इन्होंने एक ऐसे गरीब परिवार के ब्राह्मण परिवार से एक प्रतिभाशाली बच्चे का वर्णन किया है जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी प्रतिभा को खो बैठता है। यानी उसकी विपरीत परिस्थितियाँ उसकी प्रतिभा को उससे छीन लेती हैं और इसमें जातिगत भेदभाव को या फिर उसके विभाजन को भी उजागर किया है। तो चलिए इसके सारांश को देखते हैं। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी जी हैं। शेखर जोशी जी की यह कहानी एक ऐसे प्रतिभाशाली ब्राह्मण बालक की कहानी है जिसकी प्रतिभा को उसके जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों ने छीन लिया, उसकी प्रतिभा को नष्ट कर देती हैं वो। दूसरा, यह कहानी हमारे समाज में फैली जातिगत विभाजन को भी उजागर करती हैं, जिसमें ब्राह्मण वर्ग के लोगों का शिल्पकार वर्ग के लोगों के बीच उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। हालांकि ये पुराने समय की बात है, लेकिन इस कहानी का नायक ब्राह्मण बालक मोहन जातीय आधार पर बनाए गए इन भेदभावों को भुलाकर लोहे के एक ऑफर में लोहे को गलाकर उसे एक नया आकार देने की कोशिश करता है। यानी वह प्रतिभाशाली बच्चा है मोहन, और वह इस जातीय भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानता है। यानी लोहार का कार्य करता है जो उस समय के हिसाब से एक ब्राह्मण पुत्र के लिए नियम के विरुद्ध था। ऑफर क्या होता है, यानी ऑफर किसे कहा जाता है? ऑफर एक वह जगह होती है जहाँ पर आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उससे अनेक तरह के लोहे के बर्तन या औजार बनाए जाते हैं। यानी लोहे के औजार या बर्तन बनाने की जगह को ऑफर कहा जाता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, ऑफर किसे कहा जाता है? जो लोहे के औजार या बर्तन बनाने की जगह को ऑफर कहा जाता है। चलिए आगे कहानी की शुरुआत करते हुए शेखर जोशी जी कहते हैं कि मोहन एक गरीब ब्राह्मण बालक है जिसके पिता वंशीधर पुरोहिताई यानी पंडितगिरी का काम करके अपना घर चलाते हैं। लेकिन समय के साथ अब वो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए अब दिन प्रतिदिन उनके लिए पुरोहिताई का काम करना मुश्किल हो जा रहा है और वह सोचते हैं कि मेरा पुत्र मोहन ये पुरोहिताई का काम करने लग जाए। लेकिन मोहन के बस की बात नहीं है, यह कार्य वो नहीं करना चाहता। एक दिन वंशीधर जी को गन्नाथ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ यानी भोले शंकर की आराधना करनी थी। रुद्री पाठ किसे कहा जाता है? जो भोले शंकर की आराधना करने को रुद्री पाठ भी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए 2 मील की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और इस अवस्था में उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे, उनसे 2 मील की चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे थे वो। लेकिन पुराने यजमान होने की वजह से वो उन्हें मना भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो उस उम्मीद से मोहन को यह बात बताते हैं कि शायद वह जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ कराए, यानी उसके पूजा पाठ कंप्लीट करके मोहन ही आ जाएगा। लेकिन मोहन को इस तरह के पूजा पाठ व अनुष्ठान करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी हंसुआ यानी घास काटने की दराती, हंसुआ किसे कहा जाता है? दराती को हंसुआ कहा जाता है जिससे घास काटा जाता है। हंसुआ उठाकर खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दराती की धार खत्म हो चुकी थी, वो इतनी पैनी नहीं थी। दराती में धार लगवाने के उद्देश्य से वह अपने स्कूल के दोस्त धनराम के ऑफर में पहुंच गया। धनराम एक लोहार परिवार से है और मोहन का सहपाठी रहा है भाई। धनराम उस समय अपने ऑफर में लोहे के औजार बनाने में व्यस्त था। मोहन वहीं एक कनस्तर में बैठकर धनराम को काम करते हुए ध्यान से देखने लगा। क्योंकि बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कौन? मोहन और धनराम, और मास्टर त्रिलोक सिंह दोनों को ही पढ़ाते थे, इसलिए मोहन ने धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा।
कि धनराम ने मोहन को मास्टर त्रिलोक जी के गुजर जाने यानी उनकी मृत्यु के बारे में बताया कि मास्टर जी की तो मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि धनराम आगे की पढ़ाई लखनऊ में करते हैं तो उसे अपने अध्यापक के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, तो अपने दोस्त से पूछते हैं कि हमारे अध्यापक जो त्रिलोक सिंह थे वो अब कैसे हैं। तो वो बताता है कि अध्यापक जी की तो मृत्यु हो गई है। इसके बाद दोनों दोस्त पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। स्कूल के सभी बच्चे मास्टर त्रिलोक सिंह से बहुत डरते थे, लेकिन पूरी कक्षा में मोहन मास्टर जी का सबसे चहेता शिष्य था। चहेता यानी टीचर उसको अधिक चाहता था, क्योंकि वह एक होनहार बच्चा था, प्रतिभाशाली था, कुशागर बुद्धि का बच्चा था। इसलिए वो अध्यापक मास्टर जी का भी चहेता था। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वह हर चीज़ में अव्वल रहता था, अव्वल यानी प्रथम आता था क्लास में, इसलिए मास्टर साहब ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया हुआ था। मास्टर साहब को मोहन से बहुत उम्मीदें थी। वो कहते थे कि यह लड़का एक दिन कुछ न कुछ बड़ा काम अवश्य करेगा। भले ही किसी सवाल का जवाब पूरी कक्षा में किसी बच्चे को न आए, मगर मोहन उस सवाल का जवाब देकर मास्टर जी को संतुष्ट कर देता था। अगर मास्टर जी किसी बच्चे को डंडे मारने व कान खींचने की सज़ा देना चाहते थे तो वो ये काम मोहन से ही करवाते थे, क्योंकि मोहन मॉनिटर था और उससे बच्चे पीटने का काम भी अध्यापक उसी से करवाता था। उन सभी बच्चों में धनराम भी एक था, जिसने मास्टर जी के कहने पर मोहन से कई बार मार खाई थी, लेकिन धनराम इसका कभी बुरा नहीं मानता था। धनराम पढ़ने लिखने में शुरू से ही बहुत कमज़ोर था। एक बार मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा, लेकिन वह उसे पूरा नहीं सुना पाया। इसके बाद मास्टर जी ने उसके डंडे से खूब पिटाई की और स्कूल का नियम था कि जो मार खाता था उसको अपने लिए खुद ही डंडा लाना पड़ता था। तो डंडा भी धनराम ही लेके आया था भाई पिटने के लिए। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम के पिता ने उसे ऑफर का काम सिखाना शुरू कर दिया और पिता गंगाराम की मृत्यु होने के बाद धनराम ने अपना पारिवारिक काम संभाल लिया। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है भी धनराम के पिता का क्या नाम था। तो गंगाराम। और धनराम कैसे परिवार से संबंधित था? वो एक लोहार परिवार से था, यानी शिल्पकार था। मोहन एक ब्राह्मण परिवार से था और उनके पिता का नाम बंशीधर है। प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद मोहन को छात्रवृत्ति मिली, जिससे मोहन के पिता का हौसला और बढ़ गया। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। अब वो मोहन को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मोहन का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। जो कि नया स्कूल घर से 4 मील की दूरी पर था। 2 मील की सीधी चढ़ाई और एक नदी पार कर मोहन को स्कूल पहुंचना होता था। तो इस प्रकार मोहन के स्कूल का रास्ता बहुत कठिन था। बरसात के दिनों में नदी का पानी अपने उफान पर होता था, जिससे मोहन को स्कूल पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक बार मोहन उस उफनाई नदी को पार करने में डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से बचकर घर पहुंचा था। इसके बाद बंशीधर अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि स्कूल का रास्ता कठिन था, नदी पार करनी पड़ती थी और बरसात के समय नदी में पानी बहुत अधिक हो जाता था। तो इस कारण वो रास्ता बहुत कठिन था। तो उसके पिताजी चिंतित रहते थे कि बच्चा कैसे स्कूल जाए, कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। लेखक आगे कहते हैं कि एक बार उन्हीं की बिरादरी यानी एक ब्राह्मण जाति से ही एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला युवक रमेश लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया। रमेश जब मोहन के पिता से मिला तो मोहन के पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की कि बच्चा पढ़ना चाहता है और इस प्रकार स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, तो कैसे क्या करें। तो रमेश ने सहानुभूति जताते हुए उन्हें सुझाव दिया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। अब रमेश मोहन को सहानुभूति दिखाने के लिए अपने साथ लखनऊ तो ले जाता है, लेकिन वहाँ ले जाकर वो अपने घर में उसे रख लेता है एक नौकर की तरह। उसे अपने बच्चों के समान उसे लाड प्यार नहीं दे पाता है वो।
रमेश ने सहानुभूति जताते हुए उन्हें सुझाव दिया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे ताकि वह वहां रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हालांकि मोहन लखनऊ जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसे झुकना पड़ा और वह रमेश के साथ लखनऊ चला गया। यहीं पर उसकी परिस्थिति चेंज हो जाती है और वो अपनी पढ़ाई से भी भटक जाता है। बस यहीं से मोहन का जीवन बदल गया। लखनऊ में रमेश व उसके परिवार वालों के लिए वह एक मामूली घरेलू नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं था। घर के सारे कामकाज कराना वह उसकी ही जिम्मेदारी बन गई थी। इसके अलावा आस पड़ोस की महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, वो भी अक्सर उससे ही अपना काम करवाती थी। यानी वह रमेश के घर का काम करता था और फिर अड़ोस पड़ोसी की औरतें भी उसी से काम करवाती। तो इस प्रकार मोहन काम में ही बिजी रहता था, उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं होता था। इन सब कामों के बाद मोहन के पास पढ़ाई के लिए समय ही नहीं बचता था। गांव का ये एक मेधावी छात्र शहर जाकर एक मामूली घरेलू नौकर का जीवन जीने लगा। 8वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद रमेश ने उसे आगे पढ़ाने के बजाय उसका एडमिशन एक तकनीकी स्कूल में करा दिया, जहां उसने 1.5 वर्ष तक पढ़ाई की और उसके बाद वह नौकरी के लिए फैक्ट्रियों और कारखानों के चक्कर लगाने लगा। रमेश ने भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह एक गरीब परिवार से बच्चा था। तो इस प्रकार उसके जीवन की परिस्थितियाँ उसकी प्रतिभा को भी छीन लेती हैं। इधर पंडित वंशीधर सोच रहे थे कि उनका बेटा एक न एक दिन बड़ा ऑफिसर बनकर घर वापस लौटेगा, लेकिन यह दिन जब उन्हें सच्चाई ज्ञान हुआ तो उन्हें अथाह दुख पहुंचा। एक दिन धनराम ने भी जब पंडित वंशीधर की बातों में मोहन की नौकरी के बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कह दिया कि उसकी सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय में नियुक्ति हो गई है, क्योंकि वो वहाँ तक कि उसके पिताजी सपने लेता था। बच्चा प्रतिभाशाली था, तो वह सोचता था कि मेरा बच्चा एक न एक दिन अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेगा। शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। और धनराम ने उनकी इस बात पर सहज ही यकीन कर लिया, क्योंकि धनराम को पता था कि मोहन एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, वो एक नौकरी जरूर ले लेगा। दोनों दोस्त मिलकर बहुत देर तक मास्टर त्रिलोक सिंह और स्कूल के अन्य साथियों की बातें करते रहे। इस बीच धनराम ने मोहन की दराती की धार को तेज कर उसे मोहन को सौंप दिया, लेकिन मोहन दराती को पकड़कर काफ़ी देर तक उसके पास ही बैठा रहा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण जाति के लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों के साथ बैठना उचित नहीं माना जाता था, लेकिन मोहन धनराम के पास काफ़ी देर तक बैठकर उसके काम को ध्यान से देखता रहा। इस बीच धनराम लोहे की एक मोटी छड़ी को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी वह उस कार्य की छड़ी को उचित आकार में नहीं ढाल पा रहा था। मोहन काफ़ी देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर अचानक उसने अपना संकोच त्यागा और एक हाथ में धनराम के हाथ से लोहे की छड़ी लेकर दूसरे हाथ से उसमें हथौड़े से चोट करने लगा, यानी धनराम की मदद करने लगा। बीच बीच में वह उस छड़ी को भट्टी में गर्म कर फिर उसमें चोट मारकर उसे आकार देने की कोशिश करने लगा। बहुत जल्दी ही उसने इस छड़ी को गोल आकार दे दिया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि धनराम मोहन से कुछ न कह सका और वह मोहन को देखते ही रह गया। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह एक पुरोहित खानदान का लड़का उसकी लोहे की भट्टी में बैठकर बड़ी ही कुशलतापूर्वक काम कर रहा था। लेकिन मोहन को तो जैसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने बनाए हुए लोहे के छल्ले की बारीकी से जांच परख कर रहा था। तभी उसने धनराम की तरफ देखा, जैसे वह उससे पूछना चाह रहा हो यह कैसे बना है। धनराम की आंखों में उनके लिए एक मौन प्रशंसा देखकर मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन उस चमक में न तो कोई स्पर्धा थी और न हार जीत का भाव था। यानी अब मोहन के पास किसी प्रकार की हार जीत का भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि वह अपनी जीवन की परिस्थितियों से हार चुका था। तो ये थी आपकी
गलता लोहे की स्टोरी। अब इसके कुछ थोड़े से मीनिंग हैं वो देख लेते हैं। मीनिंग भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। निहाई एक विशेष प्रकार के लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा आदि धातुओं में रखकर पीटते हैं। अनायास बिना प्रयास के। अनुगूंज प्रतिध्वनि रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज़। हंसवी घास काटने का औजार या दराती। पुरोहिताई पुरोहित यानी धार्मिक कृत्य करने वाला का व्यवसाय या पुरोहित का भाव। निष्ठा श्रद्धा विश्वास एकाग्रता और दृढ़ता। रुद्री पाठ, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई रुद्री पाठ किसे कहा जाता है। शंकर की, भगवान शंकर की आराधना का एक प्रकार है रुद्री पाठ। धोकनी लुहार या सुनारों की आग दहकाने वाला लोहा या फिर बांस की नली को धोकनी कहा जाता है। कुशाग्र कुशाग्र बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि वाला यानी तेज बुद्धि वाला। पैनी बुद्धि वाला। संटी पतली डंडी या छड़ी को संटी कहा जाता है भाई। प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाला। विपक्षी विरोधी प्रतिपक्षी। विद्या वैष्णी पढ़ने में रुचि रखने वाला। घसियारे घास काटने का काम करने वाले। सेक्रेटेरिएट सचिवालय। और त्रुटिहीन जिसमें कोई कमी ना हो। तो ये आपका गलता लोहा का सारांश था और कुछ शब्दार्थ थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।